गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज एक्चुअली थोड़ा लेट हुआ हूं, तो हम लोग तुरंत से स्टार्ट करें समय के महत्व को समझते हुए। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि आज हम लोग बच्चों यहां जो देखेंगे वो हम लोग जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है और बंगाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रसार हो रहा है, विशेषकर प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इसके साथ साथ इलाहाबाद की संधि है, यानी बंगाल तक के हम लोग कंपनी के साम्राज्यिक प्रसार को आज यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से आज हम लोग उसे देखने का प्रयास करेंगे कि बंगाल तक के कंपनी का साम्राज्यिक प्रसार किस प्रकार से होता है, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। बच्चों, अगर आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के विषय में पता होगा तो इतना तो जरूर आप सब जानते होंगे कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वह 1746 से 1748 के बीच में लड़ा जा रहा है। 1746 से 1748 के बीच में यह जो युद्ध होता है यह भारतीय राजनीति से बिल्कुल संबंधित नहीं है, भारतीय राजनीति से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर इसकी शुरुआत हो रही है। चूंकि कर्नाटक में दोनों कंपनियां थी। अब देखो, सबसे पहले जब पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद फिर जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आते हैं जिन्होंने पुर्तगालियों के वर्चस्व को भारत में तोड़ा। उसके बाद फिर डचों के बाद डेन आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेजों ने डचों के वर्चस्व को तोड़ा। फिर डेन और फ्रांसीसी आ रहे हैं। डेनमार्क वालों ने अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों से भारत से बाहर चले जाते हैं। वेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने डचों को भी पराजित कर दिया था और भारतीय व्यापार से और भारतीय क्षेत्र से उनको सदा के लिए बाहर कर दिया था। अब डचों का कोई यहां पे प्रभाव नहीं रह गया था। डेनमार्क वालों ने सब कुछ अंग्रेजों को बेच ही दिया था। अब दो कंपनियां बची हुई हैं। एक तो बहुत सिमट गई, जो पुर्तगीज कंपनी थी। उसका रीजन था बच्चों, उसका रीजन यह था कि पुर्तगाल, आप देखो तो अब पुर्तगाल के ऊपर स्पेन का अधिकार हो जाता है यूरोप में, और स्पेन की बड़ी दिलचस्पी आपको भारतीय व्यापार में नहीं रहती है। स्पेन की दिलचस्पी किधर हो जा रही है, वह आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो अब भारत में दो ही कंपनियां हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। अब दोनों को अपना शक्ति परीक्षण करना है, कहां टेस्ट किया जाए, कौन भारतीय व्यापार पर रहे, भारतीय व्यापार किसका भारत में एकाधिकार रहेगा, कौन भारतीय व्यापार पर नियंत्रण रखेगा। तो इसके लिए दोनों एक बार अपना टेस्ट करना चाहते थे, शक्ति परीक्षण करना चाहते थे। लेकिन ऐसे अगर दोनों कंपनियां लड़ेंगी भारत में, तो इसको लेकर यूरोप पर असर होगा, क्योंकि ये दो कंपनी नहीं, दो देश हैं, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, और दोनों यूरोप के मजबूत देश हैं। तो ऐसे ही तो लड़ नहीं सकते थे। लेकिन उसी बीच बच्चों होता क्या है कि इनको अपना शक्ति परीक्षण का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत हुई तो इनको अपना मौका मिला। इसी बीच भारत में इन लोगों ने भी अपना शक्ति परीक्षण कर लिया कि आओ भाई, अब इनका नाटक का जो केंद्र था वह था कर्नाटक, और कर्नाटक में इन दोनों शक्ति परीक्षण करते हैं। युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, तो वह हम लोग देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब चूंकि लड़ाई तो हो चुकी थी, लेकिन दोनों को संतुष्टि है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से युद्ध की शुरुआत हो रही है और यूरोपीय संधि से युद्ध की समाप्ति हो रही है। अभी मैं संधि नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे प्रश्न हो जाएगा। दूसरा, आप देख रहे हो कि 1749 में एक बार फिर ये लोग दोनों अपना टेस्ट करना चाहते हैं, और 1749 से लेकर और 1754 तक ये लड़ाई बच्चों लड़ी जा रही है। ये भारतीय राजनीति से संबंधित है। फिर तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होगा वह फिर यूरोपीय राजनीति से संबंधित होगा, और सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम होगा, जो 1758 से 1763 के बीच में लड़ा जाएगा।
इसी बीच में वेदरा का युद्ध होगा और उसी वेदरा के युद्ध में आपको डच जो हैं वह पराजित हो जाएंगे। इसी बीच में वांडीवास का युद्ध होगा, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाएंगे, काम खत्म। अब पूरे भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो यह हम लोग इससे संबंधित यहां पे प्रश्न देखने वाले हैं। और ये रहा आपके बीच पहला प्रश्न। ये रहा आपको, जैसे आप देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध, मद्रास पर अधिग्रहण किया जाएगा, मद्रास को लेकर, क्योंकि मद्रास जो है वह ब्रिटिश कंपनी का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। और सेंट थोमे का युद्ध लड़ा जाएगा बच्चों 1748 में, सेंट थोमे का युद्ध। और यह जो युद्ध है सेंट थोमे नामक स्थान पर लड़ा जाएगा भारत में, यह आपको 1748 में लड़ा जाएगा। और इसी युद्ध ने भारतीय राजनीति की पोल खोलने का काम करेगा, भारतीय राजनीति का पोल खोल देगा, भारतीय सैनिकों के शक्ति को उजागर कर देगा। तो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होगा। चलिए आते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पे आप जो देख रहे हो कि कर्नाटक युद्ध यूरोप में उत्तराधिकार के ऑस्ट्रिया युद्ध के साथ शुरू हुआ था, कर्नाटक युद्ध। तो यह जो कर्नाटक युद्ध है यूरोप में उत्तराधिकार के, यानी कर्नाटक युद्ध है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ इसकी शुरुआत हुई। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरुआत हुई। कर्नाटक वार बिगन विद द ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन इन यूरोप। कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया में, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ इसकी शुरुआत हुई। दूसरा है कि यूरोप में संपन्न हुई शांति संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। यूरोप में संपन्न हुई शांति संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। यूरोप में संपन्न हुई शांति संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था, अभी अभी हमने चर्चा किया। यह आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के विषय में पूछा जा रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के विषय में पूछा जा रहा है। यूरोप में संपन्न हुई शांति संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखते हो कि इसकी शुरुआत 1746 से 1748 के बीच में हुई। और यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत होती है, जिसको लेकर भारत में दोनों कंपनियां आपस में टकराते हैं। और 1748 में ला एक्सला सैपल की संधि हो रही है। कौन सी संधि है? लॉ एक्सला सैपल की संधि, सैपल की संधि। और इसी संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हो रही है। ला एक्सला सैपल की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हो रही है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर सी होगा, यानी दोनों ही, एक और दो दोनों ही इसमें सही आंसर होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी भी दिया है, लेकिन इसका बच्चों सही आंसर सी होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में आपसे प्रश्न अब पूछा जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? कर्नाटक के मोहम्मद अली ने अंग्रेजों के अधीन शरण लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और उस पर अधिग्रहण कर लिया था। आरकाट कर्नाटक की राजधानी थी। कौन सा इसमें से सही है? उपरोक्त सभी। तो कर्नाटक के मोहम्मद अली ने अंग्रेजों के अधीन शरण लिया था। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा है 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और यह भारतीय राजनीति से संबंधित है। यह आपको कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध और हैदराबाद के उत्तराधिकार युद्ध, हैदराबाद के निजाम
आसब्जा की भी मृत्यु हो जा रही है और वहां भी उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत हो जा रही है और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत हो जा रही है नवाब की मृत्यु होने के बाद, जिसमें आप देख रहे हो कि कर्नाटक के मोहम्मद अली और चंदा साहब, मोहम्मद अली ने अंग्रेजों के अधीन शरण लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकट, बिल्कुल सही है कि यह जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली आपको भागता है, यह अनवरुद्दीन का पुत्र था, अनवरुद्दीन का पुत्र था। और एक तरफ अनवरुद्दीन और एक तरफ चंदा साहब, यह उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंदा साहब को फ्रांसीसियों का समर्थन मिलता है, चंदा साहब को फ्रांसीसियों का समर्थन मिलता है और फ्रांसीसी समर्थन से चंदा साहब की जीत प्राप्त होती है, जिसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वह भागकर चला जाता है और भागकर जाकर वह आपको चला जा रहा है और जाकर वह तिरुचिरापल्ली में जाकर छिप जाता है। अब चंदा साहब यहां से निकलते हैं और तिरुचिरापल्ली पहुंच जाते हैं। अपनी राजधानी आरकाट को छोड़कर वह तिरुचिरापल्ली चले जाते हैं और तिरुचिरापल्ली में जाकर वे आपको मोहम्मद अली को घेरते हैं। उसी समय क्लाइव ने एक बड़ा राजनीतिक सूझबूझ का काम लिया था। अब यहां पे कि रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और उस पर अधिग्रहण कर लिया। थर्ड स्टेटमेंट है कि आरकाट कर्नाटक की राजधानी थी। डी उपयुक्त सभी, कौन सा इसमें से सही है? तो आप देखते हो कि जब मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली चला जाता है, यह चला जाता है तिरुचिरापल्ली और तिरुचिरापल्ली जाकर जब शरण लेता है तो इसी समय चंदा साहब भी तिरुचिरापल्ली की घेरा डालते हैं। ऐसे स्थिति में इसने क्या किया कि क्लाइव ने एक बड़ा राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि यह देखा कि अब सब कुछ खो चुके हैं हम लोग। इसी बीच क्लाइव ने किया क्या कि इसने आरकाट का घेरा डाल दिया, आरकाट का घेरा डाल दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और उस पर अधिग्रहण कर लिया। अब हुआ क्या कि चंदा साहब के जो सैनिक थे और फ्रांसीसी सेना, वे विभाजित हो गए। कुछ आपको तिरुचिरापल्ली में लड़ रहे हैं, कुछ आरकाट में। और क्लाइव ने इतनी मजबूती से घेरा डाला आरकाट को कि फिर वह जीत कर ही रहा। और आरकाट कर्नाटक की राजधानी थी और यह क्लाइव की एक बार कहो कि यू टर्न हुआ, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ खो चुके थे, सब कुछ खो चुके थे। और क्लाइव एक क्लर्क के रूप में था, लेकिन अपनी सूझबूझ से यह एक क्लर्क से गवर्नर तक के पद को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए इसमें सभी सही है, बिल्कुल जिन लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है बच्चों। सॉरी, जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काउंट डी लाली फ्रांसीसी कमांडर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विफल रहा, क्योंकि, अब देखो यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। काउंट डी लाली फ्रांसीसी कमांडर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विफल रहा क्योंकि फ्रांस में गृह अधिकारियों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के महत्व को नहीं पहचाना था। द होम ऑथोरिटीज इन फ्रांस डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्यूरिंग पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, नौ सैनिक शक्ति में फ्रांसीसी अंग्रेजों से कमजोर थे। द फ्रेंच वेयर इंफीरियर टू द इंग्लिश इन नेवल स्ट्रेंथ। थर्ड, फ्रांसीसियों के भूमि और समुद्री बलों के कमांडर के बीच विसंगति थी। देयर वॉज डिस्कॉर्ड बिटवीन द फ्रेंच कमांडर्स ऑफ लैंड एंड सी फोर्सेज। अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसी अधिकारियों को भारी रिश्वत दिया था। द इंग्लिश हैविली ब्राइवेड सम इंपॉर्टेंट फ्रेंच ऑफिसर्स। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांस में गृह अधिकारियों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के महत्व को नहीं पहचाना था। फ्रांस में गृह अधिकारियों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के महत्व को नहीं पहचाना था। यह कौन से बिल्कुल सही है। नौसैनिक शक्ति में फ्रांसीसी
अंग्रेजों से कमजोर थे, यह भी सही है बच्चों, क्योंकि देखो जिसके पास नौसैनिक शक्ति होती वही समुद्र पर राज्य करेगा और वही साम्राज्य स्थापित करेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति फ्रांसीसियों से मजबूत थी, यह भी सही है। फ्रांसीसियों के भूमि और समुद्री बलों के कमांडर के बीच विसंगति थी। अब यहां पे विसंगति यानी देयर वाज ए डिस्कॉर्ड बिटवीन द फ्रेंच कमांडर्स ऑफ लैंड एंड सी फोर्सेज। अब देखो तो फ्रांसीसियों के जो यानी थल सेना है और जो नेवी है, इनके बीच आपस में कोई बड़ा वो कनेक्शन नहीं था, आपस में कनेक्शन नहीं था। यह भी एक इनके हार का कारण होता है। अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसी अधिकारियों को भारी रिश्वत दिया था। यह कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अंग्रेजों ने कोई रिश्वत देकर फ्रांसीसियों को हराया था, इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं होती है। तो इसमें सही होगा 1, 2, 3, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने थर्ड का ए दिया भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसमें आप लोगों ने देखा ही कि यह कब हो रहा है, तो यह 1758 से 1763 के बीच में हो रहा है। 1758 सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम है। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए फ्रांसीसी चुनौती किसके साथ समाप्त हो गई थी? यह वर्चस्व की लड़ाई थी, यह वर्चस्व की लड़ाई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियां लड़ रही हैं। और यह वर्चस्व की लड़ाई में जो जीत होती है अंग्रेजों की होती है, लेकिन यह किस युद्ध के साथ समाप्त होती है यह पूछा जा रहा है। वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, प्लासी का युद्ध। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग की ओर से इसका उत्तर सही आना चाहिए, आप लोग की ओर से इसका उत्तर सही आना चाहिए। तो यह जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए फ्रांसीसी चुनौती है, यह किसके साथ समाप्त हो रही है? और आप में से जो आंसर आ रहा है, भावना ए, शैलेंद्र ए, अनीता ए, मन्नू ए, भावना ए, रोहित ए, दीपांशु ए, पूनम बी, खुशी ए, ऋतिक ए। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यह आपको होता है, बिल्कुल सही है, वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब लड़ा जा रहा है? 1760 में। देखो कुछ लड़ाइयां आपको ध्यान रखना है 1760 में। इसके पहले हो रहा है आपको वेदरा का युद्ध 1759 में, और वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। इसके पहले अंग्रेजों की 1760 ना, मुझे 57 में लिख रहा हूं, तो यह आपको 1760 में। इसके पहले अंग्रेजों की एक बड़ी जीत हो चुकी थी, और वह जीत कब हुई है? प्लासी, प्लासी की जीत हो चुकी है। प्लासी के बाद आप देखते हो तो 1759 वेदरा, वेदरा का युद्ध, इसमें अंग्रेजों को पराजित, इसमें डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने। इसके बाद बक्सर का युद्ध, यह आपको 1764, 1760 वांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तो आपको टीपू के साथ हो रहा है, ये तो टीपू के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि यहां हम लोग देखें तो यह जो वांडीवास का जो युद्ध है, इसी युद्ध के साथ जो ब्रिटिश वर्चस्व और फ्रांस की लड़ाई थी, यह जो वर्चस्व की लड़ाई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों में, यह वर्चस्व की लड़ाई बच्चों समाप्त हो जा रही है। यह वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हो जा रही है वांडीवास के युद्ध के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे थे। क्यों भाई? फ्रांसीसी दक्षिण में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन द दक्कन बिकॉज डुप्ले एक सक्षम गवर्नर जनरल नहीं था। डुप्ले एक सक्षम गवर्नर जनरल नहीं था। अंग्रेजों के पास एक मजबूत नौसेना थी। फ्रांसीसी भारतीयों को पसंद नहीं थे। पांडिचेरी एक रणनीतिक जगह नहीं थी। क्या कारण था भाई? क्या कारण था जिसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे? डुप्ले एक सक्षम जनरल नहीं था क्या? डुप्ले एक सक्षम जनरल नहीं था, यह कारण था
क्या अंग्रेजों के पास एक मजबूत नौसेना थी, यह कारण था, या भारतीय फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, लगता था कि नहीं फ्रांसीसी से अच्छे अंग्रेज दिखते हैं, क्या यह कारण था, या पांडिचेरी ही एक सही जगह नहीं थी, क्या कारण था? और बिना नौसैनिक शक्ति के बच्चों उस समय साम्राज्यिक लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती थी। जिसके पास नौसैनिक शक्ति है वही समुद्र पर अधिकार करेगा, ठीक है, जिसके पास नौसैनिक शक्ति है वही समुद्र पर अधिकार करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा। तो यह एक चैप्टर तो हम लोगों ने समाप्त किया, हम लोगों ने समाप्त किया कर्नाटक के संदर्भ में जो कुछ भी पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं, अब कर्नाटक की जीत हो गई। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि डुप्ले ने भारत के चाबी कर्नाटक में खोजने का प्रयास किया, लेकिन क्लाइव को वह चाबी बंगाल में मिला। भारत विजय की चाबी, भारत की चाबी। अब मेंस में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि डुप्ले ने भारत की चाबी को कर्नाटक में खोजने का प्रयास किया था, लेकिन क्लाइव को वह चाबी बंगाल में मिल गया। अब ऐसा नहीं कि ताला चाबी का कुछ खेल चल रहा है, ताला चाबी का कोई लोचा है। अब ये सब मेंस में पूछा जाता है, और ये तभी हो पाएगा बच्चों जब उस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब उस लेवल की आपकी समझ होगी, जब उस तरीके से आप पढ़े रहोगे, यह तभी हो पाएगा, आंसर को लिख पाओगे। तो चलिए खैर, यहां पे हम लोग को प्रीलिम्स का देखना है। तो यहां आप देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में बंगाल, तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो भी है इससे रिलेटेड आपको प्रश्न है। बंगाल में कंपनी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें, गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना पिपली में स्थापित किया गया, पहला अंग्रेजी कारखाना। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज इस्टेब्लिश्ड एट पिपली। 1651 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर शाह शुजा ने, गवर्नर यानी सूबेदार, यहां पे सूबेदार सही शब्द होगा, है ना, सूबेदार सही शब्द होगा। सुल्तान शाह शुजा ने अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी को एक निशानी प्रदान किया, ठीक है, निशानी यानी समझ रहे ना, दस्तक यानी छूट। औरंगजेब ने कंपनी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों की पुष्टि किया था। औरंगजेब ने कंपनी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार, यानी जो विशेषाधिकार जो यहां पे दिया गया था, विशेषाधिकार जो दिया गया था, क्या उसको विशेषाधिकार की पुष्टि औरंगजेब ने की। बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने कंपनी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों की पुष्टि किया था। कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों को पुष्टि किया था। द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान, गवर्नर नहीं बल्कि वही सूबेदार, कंफर्म द प्रिविलेज इंजॉयड बाय द कंपनी। अब इसमें से बच्चों कौन सा सही हो, कौन सा गलत है, गलत विकल्प का चयन करें। इसमें से गलत कौन सा है, गलत विकल्प का चयन करना है, बाकी तो सही होगा। कोई एक गलत होगा, कोई एक गलत होगा। अगर ABCD में है तो कोई एक ही गलत होगा। तो इसमें आप बच्चों देखो, अब आप लोग C बता रहे हो। अब यहां पे देखो 1651 में बंगाल के गवर्नर सुल्तान शुजा ने अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी, अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी को एक विशेषाधिकार प्रदान किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि शाह शुजा जब शाहजहां सत्ता पर था तो शाहजहां ने अपने चारों बेटे को 4 क्षेत्र की सूबेदारी दी थी, पता ही है। उत्तर में दारा, दक्षिण में औरंगजेब, पूरब में आपको शुजा बंगाल, और पश्चिम में मुराद, यही था ना। अब यहां आप देखते हो कि यह उसी समय की बात है।
यह उसी समय की बात है। अब यहां आप देखो तो शाह शुजा ने अंग्रेजी कंपनी को एक विशेषाधिकार दिया था, विशेषाधिकार दिया था, और 3000 वार्षिक के बदले इसने व्यापारिक छूट दिया था। क्या विशेषाधिकार था? तो 3000 रुपया वार्षिक कंपनी जो है वह आपको मुगल साम्राज्य को देगी, और उसके बदले एक व्यापारिक छूट कंपनी को दिया गया था। व्यापार करने की छूट दे दी गई थी, जाओ व्यापार करो भारत से, लेकिन इसके लिए 3000 रुपए वार्षिक दोगे। यह अधिकार 1651 में किसने दिया था? यह शाह शुजा ने दिया था, जो बंगाल का सूबेदार था। अब यह जो शुजा ने इनको जो अधिकार दिया था, इन अधिकारों की पुष्टि औरंगजेब ने भी कर दी। उसके बाद फिर औरंगजेब सत्ता पर आता है, तो यही 3000 के बदले जो व्यापारिक जो अधिकार है, यह इनको औरंगजेब ने भी कहा कि जाओ, मैंने भी जारी किया, पहले से जो चली आ रही चीजें उसको चलने दो। बाद में औरंगजेब के समय में शाइस्ता खां, याद होगा, यह वही शाइस्ता खां है जो अपना हाथ कटवा के भागे थे, औरंगजेब के मामा थे, जिनको शिवाजी ने हमला किया था, और यह वहां से भाग खड़े हुए थे, और औरंगजेब बहुत इनसे नाराज हुआ था, इनको बंगाल में भेज दिया था दीवान बनाकर। तो शाइस्ता खां ने भी कंपनी की विशेषाधिकारों की पुष्टि की, इसने भी। द मुगल गवर्नर बंगाल शाइस्ता खान कंफर्म द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द कंपनी, इसने भी कहा कि जाओ, जो चल रहा है उसको चलने दो, 3000 रुपए वार्षिक देते रहो। अब यही आगे आकर आप देखो तो 1717 में फर्रुख सियर ने क्या किया? फर्रुख सियर उसको दे दिया, दस्तक दे दिया, फ्री पास। अभी तक ये लोग पैसे देकर व्यापार कर रहे हैं ना, अभी तक पैसे देकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उसने फ्री पास जारी कर दिया, जाओ ले जाओ। अब इस तरीके से यहां हम लोग देखें, अब यहां पे आप देखो तो ये तीनों तो सही है भाई, ये तीनों सही है। अब बंगाल में क्या पहला फैक्ट्री आपको कंपनी का यही था? सबसे पहली फैक्ट्री आपको 1608 में सूरत में बनाई गई थी, जहांगीर के समय काल में। हॉकिंस आता है, जहांगीर ने उसको 400 का मनसब भी प्रदान किया था, और सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने का उसने आदेश दिया था, व्यापारिक केंद्र बनाने का, लेकिन जहांगीर नाराज हो जाता है और फिर वह उनसे छीन लेता है। उसके बाद वे चले जाते हैं दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है अंग्रेजों की, दक्षिण भारत में। उसके बाद फिर सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो रही है 1613 में। अब यहां पे बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहां बनाई गई थी? क्या वह पिपली में है? बंगाल की पहली फैक्ट्री हुगली में है बच्चों। 1651 ईस्वी में हुगली में ही, हुगली में, पिपली में नहीं, बल्कि हुगली में, जिस समय आपको शाह शुजा वहां का सूबेदार था, शाह शुजा उस समय वहां का सूबेदार था। तो यह आपका गलत है, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? यह प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए, यह भी प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती तो है। और आप लोगों को मैंने एक काम सौंपा था, आप लोगों ने मुझे जो काम सौंपा मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोगों को मैंने एक काम सौंपा था कि कम से कम जो आपके जानने वाले हैं, कम से कम उनको तो भला कर दो। जो आपके जानने वाले हैं उनको तो बता दो कि मॉडर्न इंडिया की MCQ क्लासेस चल रही है, कर लो। बाद में कुछ भी यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक काम भी नहीं किया, और आप लोगों ने मुझे कहा, मैंने वो पूरा काम किया। एक कमिटमेंट पे मैं केवल चल रहा हूं, जो 5 सितंबर को मैंने किया था, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखो। आप लोगों ने मुझसे कमिटमेंट करवा लिया, लेकिन आप लोग भी कमिटमेंट किए, उसका आप लोग पालन नहीं कर पाए, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। और इसमें मैं आंसर जो देख पा रहा हूं, राज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां या शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। अब देखो ये सभी बंगाल के ही सूबेदार हैं, और बंगाल के सूबेदारों में आप देखते हो कि
मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, वह है बच्चों आपको मुर्शिद कुली खां। यह है मुर्शिद कुली खां। इसे आपको फर्रुख सियर ने, पहले तो ये औरंगजेब के समय में दीवान था, लेकिन बाद में फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी से इसको बना दिया क्या, तो 1717 ईस्वी से लेकर और 1724 ईस्वी तक यह बंगाल का सूबेदार रहता है। लेकिन यह अंतिम सूबेदार है, अंतिम सूबेदार है जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट के द्वारा हुई, मुगल बादशाह के द्वारा हुई। इसके बाद आप देखते हो तो इसका दामाद सुजाउद्दीन खां बनता है। इसका दामाद है सुजाउद्दीन खां, सॉरी 1727 ना, 1727, तो यह आपको 1727। फिर इसका दामाद है मुर्शिद कुली खां का ही दामाद है सुजाउद्दीन खां। यह 1727 से लेकर और 1739 तक यह मुगल सूबेदार। अब इसकी नियुक्ति इनके द्वारा नहीं हो रही है, मुगल सम्राट के द्वारा नहीं हो रही है। जैसे सूबा में 2 अधिकारी होते थे, यह तो आपको पता है, एक होता था दीवान, एक होता था दीवान और एक होता था निजाम, है ना, या सूबेदार, या सूबेदार। और यह प्रशासनिक अधिकारी था, ये राजस्व अधिकारी था। चेक एंड बैलेंस पर आधारित मुगल शक्ति संतुलन, मुगल प्रशासन जो है शक्ति संतुलन पर स्थापित है। तो 1727 से 39 तक यह रहता है। उसके बाद आप देखते हो तो फिर इसका पुत्र सरफराज खां आता है। यह आपको 1739 से लेकर और 1740 ईस्वी तक यह रहता है बंगाल का नवाब। यह सुजाउद्दीन खान का पुत्र है सरफराज खां। सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में एक सरदार है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के द्वारा इसको गिरिया के युद्ध में इसको पराजित कर दिया जाता है 1740 में गिरिया के युद्ध में। किसको, इसको पराजित करके सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है अलीवर्दी खां के द्वारा। अब यहां से अलीवर्दी खां का सत्ता चलने लगेगा, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनेगा, और यही अलीवर्दी खां की मृत्यु होगी 1756 में। और फिर इसका नाती सिराजुद्दौला आएगा। इसके कोई बेटे नहीं थे, इसकी 3 बेटियां ही थी। तो फिर सिराजुद्दौला आएगा और वही 1756 से 57 रहेगा, और 57 में प्लासी का युद्ध होगा, सिराजुद्दौला मारा जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर कठपुतली नवाब यहां पे स्थापित होने लगेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पे हम लोगों को इन सारी चीजों को देखना है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस गांव को किराए पर देकर बंगाल में जमींदार बन गई? किस गांव को किराए पर देकर बंगाल में जमींदार बन गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पूछा जा रहा है। गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट, ईस्ट इंडिया किस गांव को किराए पर लेकर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम जमींदार इन बिगन आफ्टर रेंटिंग द विलेज ऑफ, यानी किसको किराए पर लेकर बंगाल का जमींदार बन जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी? वह 3 क्षेत्र हैं, और वह 3 क्षेत्र हैं कौन से? तो वह है आपको कौन से, जल्दी बताओ, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी बताओ आप लोग, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताओ इसको, कौन सा वह 3 क्षेत्र था? यह आपको जो 3 क्षेत्र दिया गया था, वह दिया गया था अजीम उस खान के द्वारा। जब बंगाल का सूबेदार अजीम उस खान था, तो अजीम उस खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 क्षेत्र प्रदान किया था, सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर। और फिर इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चौरनौक ने आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया। जॉब चौरनौक, इसी तीनों को मिलाकर इन्हीं को कलकत्ता कहा गया, जिसका नाम बदलकर सिराजुद्दौला फिर क्या रख देता है, नाम कलकत्ता का बदल देता है। अब यहां आप देख रहे हो कि गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट, और इसका नाम अलीनगर रख देगा सिराजुद्दौला। तो यह आपको ये तीनों जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था किससे? सूबेदार अजीम उस खान से, सूबेदार अजीम उस खान से। ये तीनों क्षेत्र किससे प्राप्त हुआ था कंपनी को? तो यहां का सूबेदार था अजीम उस खान, अजीम उस खान।
और इसी से यह तिल क्षेत्र प्राप्त हुआ था। कितने रुपए के बदले? मात्र 1200 रुपए वार्षिक। 1200 रुपए वार्षिक के बदले, 1200 रुपए वार्षिक के बदले एयर 3 क्षेत्र कंपनी को दे दिया गया। जमींदार कंपनी बन गई। अब इन 3 क्षेत्र से जो भी राजस्व आएगा उसको बेचेगी कंपनी, व्यापार करेगी। और इसी तीनों को मिलाकर जॉब चौरनौक ने इसका नाम क्या रख दिया? कलकत्ता। इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चौरनौक ने इनका नाम रखा कलकत्ता। तो यह है बच्चों, इसका आंसर ए सही है। ध्यान रखना है इन सब चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मुर्शीद कुली खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, ध्यान रखना, वह मुगल शासन के विरुद्ध खुद को बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में घोषित करने वाला पहला व्यक्ति था। मखसूसाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। द नेम ऑफ मखसूसाबाद, मखसूसाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया था। कुछ अभिलेखों में उसका नाम जफर खान भी मिलता है। इन सम रिकॉर्ड ही वाज ऑल्सो नेम्ड एट जफर खान। वह बंगाल का पहला नवाब था। वह बंगाल का पहला नवाब था मुर्शीद कुली खान। अब इसमें से कौन सा गलत विकल्प है? कौन सा गलत विकल्प है? जल्दी से आप इसको बताएंगे। वह बंगाल का, ही वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, यानी मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का पहला नवाब। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। अब मुगल शासन के विरुद्ध खुद को बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में घोषित करने वाला वह पहला व्यक्ति था। मखसूसाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद बिल्कुल मुर्शीद कुली खान ने ही किया था। उसका नाम जफर खान भी मिलता है। बंगाल का यह पहला ही नवाब है, पहला नवाब है, बंगाल का पहला नवाब है भाई मुर्शीद कुली खान। अब इसमें आप देखें तो मुगल शासन के विरुद्ध खुद को बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में घोषित करने वाला वह पहला व्यक्ति था। He was first in line to declare himself as de facto ruler of Bengal. मुगल शासन के विरुद्ध वास्तविक शासक के रूप में घोषित करने वाला नहीं, मुगल शासक के विरुद्ध वास्तविक शासक की घोषणा वह तो आपको किया जाता है आसफ जाह के द्वारा। आसफ जाह के द्वारा सबसे पहले वास्तविक शासक की घोषणा आसफ जाह करता है। आसफ जाह हैदराबाद, इसके पहले ही उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो मुगल शासन के विरुद्ध बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में घोषित करने वाला वह पहला व्यक्ति तो था भाई। मुगल शासन के विरुद्ध खुद को बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में, नहीं पहला नहीं बल्कि इसके पहले भी बंगाल में तो लोग करते ही रहते थे। हां, मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है अंजना, लेकिन इसके पहले भी तो बंगाल में लोग अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा करते रहते। तो मुगल शासन के विरुद्ध एक खुद को बंगाल के वास्तविक शासक के रूप में पहला व्यक्ति थोड़े ही था, पहला व्यक्ति नहीं था। हाँ, पहला नवाब जरूर था, वह बंगाल का पहला नवाब था, क्योंकि उसके पहले सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी और दीवान की, यह है। और मुगल शासन के विरुद्ध यह वास्तविक शासक रूप में घोषित करने वाला कोई पहला व्यक्ति कहां है? बंगाल तो हमेशा बगावती तेवर अपनाया है। बंगाल को जब भी मौका मिलता था अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया करता था। तो मुगलों के विरुद्ध यह कोई पहला आपको नहीं है जो खुद को वास्तविक शासक के रूप में घोषित किया। बिल्कुल ये आपको गलत है, ये आपको गलत है। क्लियर है? ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल्दी से आप लोग करें। मिर्जा मोहम्मद अली को अलीवर्दी खां की उपाधि दी गई थी। मिर्जा मोहम्मद अली को अलीवर्दी खां की उपाधि दी गई थी। गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खान और मराठों के बीच लड़ा गया था। फुलवरियन का युद्ध रुस्तम जंग और अलीवर्दी खान के बीच लड़ा गया था।
सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखे बच्चों, जल्दी से आंसर लिखे कौन सा सही है। मिर्जा मोहम्मद अली को अलीवर्दी खां की उपाधि दी गई थी। गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खान और मराठों के बीच लड़ा गया था। बहुत आसान सा प्रश्न है। फुलवरियन का युद्ध रुस्तम जंग और अलीवर्दी खान के बीच लड़ा गया था। अभी हमने बताया गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740। क्या यह मराठों के बीच लड़ा गया था? गलत। दूसरा निकालो, दूसरा निकालो, दूसरा निकालो, आंसर आ गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी अभी हमने चर्चा किया था, अभी अभी हमने चर्चा किया था, फिर भी आप लोग बी आंसर बता रहे हो, फिर भी आप लोग बी बता रहे हो। अभी अभी मैंने चर्चा किया था ना गिरिया का युद्ध, अभी मैंने चर्चा किया था कि गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे होगा, तो दूसरा को आप निकाल दो, गलत। अब सही विकल्प आ गया। फुलवरियन का युद्ध जो है, यह आपको फुलवरियन का युद्ध किसके बीच हो रहा है? तो यहां आप देखते हो कि उस समय उड़ीसा का जो सरफराज खां था, सरफराज खां का ही रिश्तेदार था उड़ीसा में। और 1741 में फुलवरियन का युद्ध हो रहा है। उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर रुस्तम जंग थे, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। यह आपको कब लड़ा जा रहा है? तो यह आपको 1741 ईस्वी में फुलवरियन का युद्ध 1741 ईस्वी में, गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में, यह याद रखना है। गिरिया युद्ध 1740, फुलवरियन युद्ध 1741, रुस्तम जंग जो उड़ीसा का डिप्टी गवर्नर था और अलीवर्दी खां के बीच। और यह जो रुस्तम जंग था यह सरफराज खां का संबंधी था और सरफराज खां की हत्या अलीवर्दी खां ने कर दी थी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, इसका सही आंसर होगा। ये तो आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अब सिराजुद्दौला के संदर्भ में प्रश्न है। सिराजुद्दौला द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल्दी से बताएं। मीर मदन खान को सेना का नया खजांची बनाया गया था। मीर मदन खान वाज मेड द न्यू पेमास्टर ऑफ द फोर्सेज। मोहनलाल को नवाब के सर्वोच्च दीवान के पद पर पदोन्नत किया गया था। मोहनलाल वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द नवाब सुप्रीम दीवान। मीर जाफर ने मोहनलाल की पदोन्नति का प्रतिरोध किया था। मीर जाफर अपोज द प्रमोशन ऑफ मोहनलाल। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें, कौन सा इसमें से सही है? मीर मदन खान को सेना का नया खजांची बनाया गया, मोहनलाल को नवाब के सर्वोच्च दीवान के पद पर पदोन्नत किया गया। तो मीर मदन खान को सेना का नया खजांची बनाया गया था, बिल्कुल सही। मोहनलाल को नवाब के सर्वोच्च दीवान के पद पर पदोन्नत किया गया था, यही तो समस्या आ गया, क्योंकि एक हिंदू को दीवान बनाया गया। इस बात को लेकर मिर्जाफर जो सेनापति था इसने नाराजगी व्यक्त की, तो मिर्जाफर ने मोहनलाल की पदोन्नति का विरोध किया, बिल्कुल सही। और तीनों ही सही है। यही विरोध का कारण था, यही विरोध का कारण था कि एक हिंदू को कैसे इतना ऊंचे पद पर बैठा दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, जिसका उसका सेनापति ने विरोध किया था। यही तनाव होता है। नेक्स्ट आते हैं। अलीनगर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दी गई नाम थी, दी गई नाम थी, दी गई नाम थी। अलीनगर वाज द नेम गिवन टू कलकत्ता बाय सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि मिर्जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। जल्दी से इसमें बताएं, कम से कम इसका आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए। अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा, अब सही विकल्प का चयन करें। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड बिटवीन मिर्जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव। तो अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दी गई उपाधि, दी गई नाम थी, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बतलाया था सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? जॉब चौरनौक। अभी मैंने चर्चा किया था, उसी का नाम कलकत्ता रखा गया था। बाद में जब कलकत्ता पर आक्रमण करता है सिराजुद्दौला, तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया बच्चों? जो कालकोठरी की घटना है तो उसका नाम बदलकर रख दिया अलीनगर। और अलीनगर की संधि मिर्जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। बहुत सारे बच्चे इसमें से सी की ओर भाग रहे हैं। अब क्या यह मिर्जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, अलीनगर की संधि मिर्जाफर के साथ हुई थी क्या, या सिराजुद्दौला के साथ हुई थी? जब क्लाइव आता है और
कलकत्ता पर दोबारा अधिकार करता है, तो यही तो आपको सिराजुद्दौला के साथ संधि करता है। जो कलकत्ता का प्रभारी था मानिक चंद, जिसने आपको मानिक चंद को ही तो सौंप कर सिराजुद्दौला गया था, और मानिक चंद मीर जाफर के साथ आ जा रहा है, समझौता हो जा रहा है। बताओ क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? ऐसे गलती होगा? यह आपको सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हो रहा है ना, और इसी संधि का बहाना बनाकर फिर प्लासी का युद्ध होगा। तो इसमें से यह गलत है, केवल एक सही होगा, यह सही होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अब अगला नवाब बनाने का फैसला किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का फैसला किया था। प्लासी के युद्ध के बाद जगत सेठ सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहे थे। प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना की हार हुई थी। सही विकल्प का चयन करें, कौन सा सही है? ब्रिटिश डिसाइडेड टू मेक मीर जाफर द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। जगत सेठ रिमेन लॉयल टू सिराजुद्दौला। नवाब आर्मी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब सही विकल्प का चयन करें, कौन सा सही है? तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब, बिल्कुल। जगत सेठ सिराजुद्दौला के प्रति वफादार थे, बिल्कुल गलत। प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना की हार हुई थी, बिल्कुल। दो हटाओ, दो हटाओ, आ गया आंसर 1 और 3। सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? फिर डी कैसे हो रहा है, बी कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे आप लोग जा रहे हो भाई? चलो, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो रहा है, और इसी युद्ध में मीर जाफर को फिर नवाब बनाया जाता है, जिसने 24 परगना का क्षेत्र कंपनी को देता है, 24 परगना का क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित में कौन मीर जाफर को हटाने का प्रमुख कारण था? डचों के साथ दिलचस्पी, इंट्रेडिंग विद द डच, कंपनी की वित्तीय मांगों को पूरा करने में विफल, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर काम करना, या नवाबों द्वारा दस्तक का प्रतिबंध। नवाबों द्वारा दस्तक का किस कारण मीर जाफर को हटाया गया? किस कारण मीर जाफर को हटाया गया? तो डचों के साथ दिलचस्पी या कंपनी की वित्तीय मांगों को पूरा करने में विफलता, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर काम करना। यह आरोप लगाया जाता है कि डचों के साथ मिलकर यह कुछ षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन मूल कारण कंपनी की वित्तीय मांगों को पूरा करने में विफल रहना था, क्योंकि कंपनी की मांग कम रही नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब यहां पे आपको जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल आया था, वेंसीटाट आया था, और वेंसीटाट के हितों की पूर्ति हो नहीं रही थी। इसलिए मीर जाफर के जगह मीर कासिम के साथ समझौता किया जाता है, और मीर कासिम इससे ज्यादा रकम देने की बात करता है, 29 लाख रुपए रकम, और वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी देने की बात करता है। इसलिए इसको हटा दिया जाता है। तो मूल कारण यहां पे बी है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर कंपनी के साथ मीर कासिम की झड़प हुई थी। दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर कंपनी के साथ मीर कासिम की झड़प हुई थी। दस्तक जो फर्रुख सियर ने प्रदान किया था, कंपनी के समुद्री व्यापार पर सीमा शुल्क से छूट था। कंपनी के अधिकारी ने इन दस्तक को भारतीय व्यापारियों से खरीदा था। कंपनी के अधिकारी ने इन दस्तक को भारतीय व्यापारियों से खरीदा था। सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें, कौन सा सही है जल्दी से बताएं, कौन सा सही है जल्दी से बताएं। तो दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर कंपनी के साथ मीर कासिम की झड़प हुई थी, बिल्कुल सही। मीर कासिम ने दस्तक को ही सबको फ्री कर दिया था व्यापार, इसको लेकर आपको अंग्रेजों के साथ झड़प हो रही है। दस्तक आपको समुद्री व्यापार सीमा शुल्क से एक प्रकार का छूट था, फ्री पास था, जो कंपनी के लोग भारतीयों को दे दिया करते थे। दस्तक के अधिकार, कंपनी के अधिकारी ने इन दस्तक को भारतीय व्यापारी से नहीं, बल्कि यह आपको फर्रुख सियर से खरीदा गया था। यह गलत है, और इसमें से सही कौन सा है? तो सही केवल 1 और 2 है। 15 का ए बिल्कुल सही विनय, 15 का ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इलाहाबाद के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण है इलाहाबाद की संधि, और इस संधि पर यह 1765 में हो रहा है।
इस संधि पर अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। अच्छा, दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प का चयन करें, जल्दी से बताएं। तो इलाहाबाद की संधि जो हो रही है 1765 में हो रही है, और यह संधि आपको प्लासी के युद्ध के बाद, और क्लाइव को लंदन से बुलाया जाता है, और लंदन से बुलाने के बाद इलाहाबाद की संधि हो रही है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो यह केवल अवध के नवाब के साथ ही नहीं, बल्कि अवध के नवाब एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रही है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। दो संधि हो रही, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, और मुगल शासक से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त होता है। यह मुगल शासक से 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले। बिल्कुल सही है। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कारा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। बिल्कुल सही है। अवध के नवाब से 50 लाख रुपए आपको युद्ध हार जाने की राशि ली जाती है, और इलाहाबाद और कारा को आपको अवध से लेकर मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी से करते हैं। निम्नलिखित मुगल काल के दौरान प्रशासनिक कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। मुगल काल के दौरान प्रांत 2 प्रमुख अधिकारी सूबेदार और दीवान के अधीन थे। मुगल काल के दौरान प्रांत में 2 अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। सूबेदार निजामत के कार्य को देखता था और दीवान वित्तीय अधिकारी होता था। दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते थे। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र बनाने के दौरान केवल दीवानी कार्यों का प्रयोग किया था। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के स्वतंत्र बनाने के दौरान केवल दीवानी कार्यों का प्रयोग किया था। अब इसमें से कौन सा इसमें से गलत है? तो गलत कथन का चयन करें। ये बिल्कुल सही है कि मुगल काल के दौरान प्रांत में 2 अधिकारी होते थे, एक आपको सूबेदार और दूसरा दीवान। सूबेदार यह प्रशासनिक कार्य, निजामत के कार्य देखता था, और दीवान वित्तीय कार्य देखता था। दोनों अधिकारी केंद्र के नियंत्रण में थे। शक्ति संतुलन पर आधारित यह व्यवस्था था। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र नवाब बनने के दौरान केवल दीवानी नहीं बल्कि समस्त दोनों अधिकार अपने पास यह रख लेता है। तो यह आपको गलत है, यानी डी इसका गलत उत्तर होगा। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है बच्चों, आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत, द्वैध शासन, दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन। तो यह जो आप देख रहे हो कि ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, वह बंगाल के लोगों से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया से डरता था, इसीलिए इसने द्वैध शासन लागू किया। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने उसे बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने की अनुमति नहीं दिया था। क्या इस कारण इसने आपको वो किया द्वैध शासन? मुगल सम्राट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनी अधिकार की स्थापना का प्रतिरोध करता था। क्या इस कारण बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? वह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनी अधिकार की स्थापना से उत्पन्न उत्तरदायित्व से बचना चाहता था। तो यह द्वैध शासन को क्यों लागू किया गया और इसमें से सही आंसर क्या है? जल्दी से दें। आज का यह लास्ट सेशन, आज का यह लास्ट प्रश्न है, और अंत भला तो सब भला, जल्दी से बताओ। चाहता था, बस इतना समझो, उत्तरदायित्व से बचना चाहता था। तो यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सभी को। तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोगों ने सेशन को किया है, और नेक्स्ट हम लोग कल जब आएंगे तो कल हम लोग इसके आगे की चीजों को देखेंगे, यानी पंजाब को हम लोग देखेंगे, इसके साथ साथ मैसूर को हम लोग देखेंगे। तो वह हम लोग मैसूर और पंजाब से संबंधित प्रश्न को कल देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को।